जी से कि वे अपने आशीर्वचनों द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। इंडियन रोड कांग्रेस के 21वें अधिवेशन के आज के इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, विभाग के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री ब्रजेश सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण श्रीमती अलका उपाध्याय जी, अतिरिक्त सचिव NHAI श्री अमित घोष जी, अध्यक्ष इंडियन रोड कांग्रेस CP जोशी जी, महानिदेशक एवं विशेष सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री संजय कुमार निर्मल जी, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री नरेंद्र भूषण जी, प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग श्री संदीप कुमार जी, आज के इस इंडियन रोड कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में उपस्थित इंडियन रोड कांग्रेस से जुड़े हुए देश और दुनिया के सभी प्रतिनिधिगण, उत्तर प्रदेश के हमारे विभिन्न तकनीकी संस्थानों से जुड़े हुए छात्र छात्राएं और उपस्थित भाइयों बहनों, 3 दिवसीय इंडियन रोड कांग्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि समेत आप सभी प्रतिनिधियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मौसम के विभिन्न चुनौतियों के बावजूद आप सब समय पे यहां पर उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम अपने विभिन्न टेक्निकल सेशंस के साथ आज प्रातःकाल से ही यहां पर चल रहा है। ये मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है और मैं इस अवसर पर इंडियन रोड कांग्रेस से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा, खासतौर पर इसके पदाधिकारियों को जिन्होंने इस 81वें अधिवेशन के लिए उत्तर प्रदेश को चुना है। उत्तर प्रदेश में अब तक इंडियन रोड कांग्रेस के 4 अधिवेशन संपन्न हो चुके हैं, ये 5वां अधिवेशन है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, तो बड़ी आबादी है, क्षेत्रफल भी बड़ा है, तो चुनौती भी हमारे सामने उसी प्रकार से बड़ी है। लेकिन उन सब चुनौतियों का सामना करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में 2014 में जब केंद्र में नई सरकार का गठन होता है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उस समय फोकस करके एक अभियान को आगे बढ़ाया गया, उस समय हम लोगों का संवाद देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ हुआ था और उस समय उन्होंने जिस मजबूती और जिस आत्मविश्वास के साथ कार्य करना प्रारंभ किया था, वो आज पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। यद्यपि उनके पास पहले का अनुभव भी था, महाराष्ट्र में लोक निर्माण विभाग के मंत्री के रूप में
उनके कार्यों की सदैव सराहना हुई। एक कम समय में, मुझे याद है पुणे से मुंबई के बीच 6 से 8 घंटे की दूरी तय होती थी, लेकिन उनके लोक निर्माण मंत्री बनने के बाद उस दूरी को उन्होंने 2 घंटे में पूरी करके दिखाया था। और ये वह कालखंड था जब देश के अंदर एक्सप्रेसवे के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। बाद में श्रद्धेय अटल जी की, जो कि लखनऊ कर्मभूमि भी है और देश को इंटरनेशनल मानक के हाईवे मिलने चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना को आगे बढ़ाते हुए देश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जो कार्रवाई आगे बढ़ाई थी, न केवल राष्ट्रीय राजमार्गों को बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों को भी प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के माध्यम से जो एक गति उस कालखंड में दी थी, उस समय उस सरकार को कुछ समय उस कार्य को करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप विगत 8 साढ़े 8 वर्षों में देश के अंदर देखने को मिला है। जिस तेजी के साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जिस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी इस विश्वास के साथ कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को विकास के पायदान पर आगे बढ़ाना है, 25 करोड़ आबादी के जीवन में परिवर्तन लाना है, उनकी आय में कई गुना वृद्धि करनी है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना ही होगा। और उस समय हम लोगों ने फिर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंटरस्टेट कनेक्टिविटी को हम लोगों ने अच्छा किया। आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप जहां से भी घुसेंगे, आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के लिए प्राप्त होगी। ये भारत सरकार के सहयोग से भी और राज्य सरकार ने अपने स्तर पर भी, दोनों ने डबल इंजन की तरह इस पर कार्य करते हुए एक समय सीमा के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा बनाया। प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश के वातावरण के लिए आवश्यक है कि हम लोग प्रदेश के अंदर न केवल बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति दें, बल्कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी समय पर निर्णय लेकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की गतिविधि को आगे बढ़ाएं और उसे आगे बढ़ाने के साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए वर्ल्ड क्लास के एक्सप्रेस हाईवे के एक संजाल को बिछाने का काम करें। क्योंकि हम जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को का उल्लेख करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी की बैकबोन होती है, और इकोनॉमी को अगर बूस्टअप करना है तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी पहली शर्त हो सकती है। और उसी दिशा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हमारे जो 2 क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे, जहां कोई निवेशक नहीं जाना चाहता था, ये हमारा पूर्वी क्षेत्र था और बुंदेलखंड का क्षेत्र था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सरकार ने अपने 5 वर्ष के पहले कालखंड के दौरान दोनों क्षेत्रों को वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस हाईवे के साथ जोड़ करके, कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी हम कोरोना के सामने रुके नहीं और झुके भी नहीं, हम लगातार कार्य करते रहे। हम लोगों ने वहां पे कोविड हेल्प डेस्क बनाए, हम लोगों ने वहां पर कार्य करने वाले लोगों के लिए तमाम प्रकार की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई, और यह कार्य समय सीमा के अंदर हमारा पूरा हुआ। कार्य पूरा करने के साथ आज 2 एक्सप्रेस हाईवे को हमने पूरा किया। इसी दौरान आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे भी न केवल बना बल्कि वह राष्ट्र को समर्पित भी हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर तीनों एक्सप्रेस हाईवे के साथ साथ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी और हाईवे का एक बेहतर संजाल उत्तर प्रदेश के अंदर बिछाने के बाद नई तकनीक का उपयोग करते हुए कम लागत में अच्छी सड़कों को, टिकाऊ सड़कों को हम कैसे दे सकते हैं। मुझे याद है जब 2018-19 में गडकरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और देश के अभियंताओं ने उत्तर प्रदेश में जुट करके एक यहां पे कॉन्क्लेव आयोजित किया था। उस समय एफडीआर तकनीक पर चर्चा हुई थी
और एफडीआर तकनीक को आज उत्तर प्रदेश सबसे सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य है। हमारी ग्रामीण सड़कें आज बेहतरीन तरीके से, टिकाऊ सड़कें हम इस पद्धति के माध्यम से दे रहे हैं जो कम लागत पे, यानी कुल कॉस्ट की लगभग 1/3 लागत उससे कम हो जाती है, और उससे हम लोग कम लागत में, कम मटेरियल में उन मार्गों का निर्माण कर रहे हैं और वे पहले से बेहतर टिकाऊ भी हैं। वो हमारा एक मॉडल उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस हाईवे और इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारे सामने आज भी चुनौती है। और मैं बार बार इस बात को सोचता हूं कि उत्तर प्रदेश या देश के अंदर जो देश विश्वकर्मा की पूजा करता रहा हो, उस देश में नई तकनीक को सोचने के लिए, आज मैं वही देख रहा था जब मेरी यहां पे मेंबर सेक्रेटरी आईआरसी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि हम लोग इसके लिए गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। मैंने कहा आपको तो हर वर्ष अपनी एडवाइजरी जारी करनी चाहिए हर स्टेट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आवश्यकता है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लो कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी के साथ उसे जोड़ते हुए कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। और ये एडवाइजरी सभी के लिए अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होना चाहिए उन राज्यों में लागू करने के लिए। सेफ्टी की दृष्टि से हम विश्वकर्मा की पूजा हर वर्ष करते हैं, और भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने वाला समाज जब तकनीक की बात आता है तो वह दूसरे यानी पश्चिम की तरफ देखने के लिए मजबूर होता है। जब ये यहां पर इंडियन रोड कांग्रेस के इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की चर्चा हुई तो मैंने लोक निर्माण विभाग से कहा, मैंने कहा यहां पे हमारे जितने भी तकनीकी संस्थान हैं उनके छात्रों को इसमें जरूर बुलाइए, उनको इसके साथ जोड़िए, क्योंकि उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हम जो पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और आज की तकनीक में कितना अंतर आया है, हमें आगे क्या कुछ करना है, और नए सिरे से देखने के लिए, इसमें सोचने के लिए, समझने के लिए हमारे सामने कितनी संभावनाएं होंगी। क्योंकि वह अपने तकनीकी संस्थानों में जो कुछ पढ़ते हैं उनका एक थ्योरेटिकल ज्ञान तक सीमित हो जाता है। ये जितने तकनीकी विशेषज्ञ यहां पर एकत्र हुए हैं, ये उसके व्यवहारिक पक्ष को और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उसमें समय समय पर नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ते हैं, और उस समय उनका आइडिया अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। और इन छात्रों के लिए भी एक नई गाइडलाइन उसके माध्यम से हम जारी कर सकते हैं। तकनीकी संस्थानों के पाठ्यक्रमों को उसके अनुरूप बनाने में हमें मदद मिल सकती है। इसमें इसलिए हमने कहा भी इन सभी छात्रों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास होना चाहिए, और यह कार्य भी यहां पर हुआ है। हर वर्ष हम विश्वेश्वरैया जयंती भी मनाते हैं। उस सब के बावजूद मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे तकनीकी विशेषज्ञ कभी कभी लकीर के फकीर बने रहते हैं। हम उससे उभर करके नए सिरे से सोचने की और नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा। और इसलिए त्रिदिवसीय जो यह सम्मेलन है आपका इंडियन रोड कांग्रेस का, इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर आईआरसी प्रतिवर्ष अपने अधिवेशन के माध्यम से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडिया के लिए अपने कुछ मेडल जारी करता है, और मैं आज यहां पर यूपी मेडल फॉर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन रोड टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेडल यूपी गवर्नमेंट की ओर से भी मैं आईआरसी से कहूंगा कि वह यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको जारी करें, और यूपी गवर्नमेंट इसमें सभी प्रकार का खर्चा उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए वहन करेगी। क्योंकि आज की चुनौती है, एक जो हम सब के सामने वर्तमान में महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर आदरणीय गडकरी जी बार बार कहते हैं, उन्होंने बहुत बार इसके बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, याद रखना आपके द्वारा गलत इंजीनियरिंग के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। अगर हम उनको समय पे पहुंचाने के लिए अच्छी सड़क दे रहे हैं तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को उस रफ्तार में अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। कोरोना कालखंड में पिछले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है। कोरोना जैसी महामारी ने, जिसने दुनिया को पस्त कर दिया था,
उत्तर प्रदेश ने अपने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से प्रयास किया कि जीवन भी बचे और जीविका भी बचे। 2.5 वर्ष में हमारे यहां 23,600 मौतें हुई हैं कोरोना से। अगर देश के अंदर सीआरएफ देखेंगे कोविड के तो सबसे कम है ये। हमने पूरा प्रयास किया अपने स्तर पर, लेकिन रोड एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक मौतें होती हैं। आप सोचिए कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में 23,600 मौतें हो रही हैं और 2.5 वर्ष में होती हैं, और अकेले 1 वर्ष में रोड एक्सीडेंट में जो मरते हैं उनकी संख्या ये प्रतिवर्ष 20 से 21,000 हो रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद मैं हर चौथे महीने यहाँ पर रोड सेफ्टी की, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसको लेकर के स्वयं भी बैठक लेता हूँ। उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात तो जरूर है कि जिसमें अभी एक चैलेंज हम सबके सामने है। कहाँ पर ये चैलेंज है इसको हम अवश्य देखेंगे। इस भीड़ में तकनीक का उपयोग करते हुए, जैसे हम लोगों ने हाउसिंग में प्री फैब्रिकेट मॉडल के माध्यम से हाउसिंग की स्कीम को बहुत जल्दी बनाने की तकनीक को आगे बढ़ाया है। ब्रिजेज में भी हम लोगों ने काफी हद तक इसको अपनाया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी क्या हम इस दिशा में कुछ नए प्रयास को आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है। हम लोग कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए रोड टेक्नोलॉजी को और सहज और सरल बनाने में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस इस पर अवश्य मंथन करेगा। मैं एक बार फिर से इस त्रिदिवसीय सम्मेलन के अवसर पर इंडियन रोड कांग्रेस के अधिवेशन में अपना समय देने के लिए आदरणीय गडकरी जी का, आदरणीय जनरल वीके सिंह जी का, इंडियन रोड कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का, देश और दुनिया के तमाम देशों से यहां पर उपस्थित सभी डेलीगेट्स का और अन्य सभी उपस्थित महानुभावों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपकी प्रोत्साहन भरे शब्द निरंतर हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ हाईवे हमारा हो, और इस सपने को अपने जीवन का लक्ष्य मानकर पूर्ण श्रद्धा के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, जो आज उत्तर प्रदेश की धरा पर पधारे हैं। तो आपकी जोरदार तालियों के मध्य हम विनम्रता पूर्वक उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने शब्दों के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मेरे सहयोगी जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी, ब्रजेश सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, NHAI की चेयरमैन श्रीमती अलका उपाध्याय, हमारे अतिरिक्त सचिव श्री अमित घोष, IRC के अध्यक्ष CP जोशी, IRC के महानिदेशक संजय कुमार निर्मल, श्री नरेंद्र भूषण जी, श्री संदीप कुमार जी, सभी अतिथिगण, IRC के सदस्यगण, सभी सम्माननीय देवियों, सज्जनों, मीडिया के प्रतिनिधि और भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको इस 81st एनुअल सेशन के लिए, IRC के लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। ये इंडियन रोड कांग्रेस लखनऊ में आयोजित हुई है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्टेट PWD ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसका संयोजन किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को और विशेष रूप से PWD डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
मुझे बहुत खुशी है कि 3 दिन के इस कार्यक्रम में आप काफ़ी विचार मंथन करने वाले हैं और इससे जो अमृत निकलेगा वो देश के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा। यहाँ कुछ इंटरनेशनल और बाहर के भी प्रतिनिधि आए हैं, इसलिए कुछ मेरा भाषण मैं अंग्रेजी में करता हूँ, बाकी कुछ हिंदी में करूँगा। India is the fastest growing economy. And the dream of our Prime Minister is to make Indian economy of $5 trillion. Atmanirbhar Bharat is the mission for all of us. And for this reason, at any cost, we should have good infrastructure in the country. Water, power, transport and communication. Without infrastructure, we don't have industry. Without industry, we don't have capital investment. And without capital investment, we cannot create employment potential. And without employment potential, we cannot eradicate poverty. The most important thing for the development of our country to create good infrastructure in the country. And the road infrastructure is very important. You are all related with the road infrastructure, so I can call you Vishwakarma. In our historical language, Vishwakarma, the history which represents with the name of Vishwakarma, he is engineer like you, who was supposed to construct all type of infrastructure for the country. So your role is like Vishwakarma. So your role is very important. And today we have got opportunity to publish a lot of papers. I am really happy. I am giving my special thanks to all of you for that. But I remember one of my, don't take it because it is not with you, but when I was in one press conference, one of the journalists asking me, when I was appointed to construct Mumbai-Pune Express Highway, he was asking me how much money you have. I was telling him that I have only 5 crore rupees. Then at that time I rejected the tender from the Reliance. At that time Dhirubhai Ambani was there. So then he asked me how much time it will take you to complete this highway. I tell him just within 2 years. Then after my answer, the majority people in the media, they laughed me. And one of the journalists from Indian Express, Mr. Kardel, he asked me a very intelligent question. He asked me, you don't have money, and you are reject the proposal of 3600 crores of Reliance. You are going to formulate your corporation for that. How people can believe what you have? How you can make this road? So I just tell him that if there is a will, there is a way. And if there is no will, there is only survey, discussion, seminar, committee, subcommittee and research group. So I am not telling you that you are making research paper. But somewhere you have to make the audit about the implementation of the research paper in the practical approach on the grassroots level. Otherwise it will be only a document. I always challenge to the people that the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future for the country. And that is the fact. Today in the whole world, our software engineers have got so good reputation that the Prime Minister of Japan was asking me a question that is there is any genes of some mathematics in the head of your engineer? I can't understand how they are so brilliant. Out of 10 doctors in USA, 6 doctors are Indians. We are the country, we have got the highest engineering trained manpower, youngest manpower in the world, it is with India. That is our strength. And that is the reason that the people have a lot of expectation from you. So conversion of knowledge into wealth is very important. And the other important philosophy which always I am telling to the people that no one is best. No person is best, no material is best. It is depending upon the appropriate technology, appropriate research, you can convert waste into wealth.
and that is exactly the most important challenge with all of you, that any cost, I personally feel that the cost of construction is high. We are not a rich country. We are developing country. There is a value for every rupee. And first of thing which I will appeal to all of you, that try to reduce the cost of construction and try to improve the quality of construction. And there are a lot of waste material available already in Uttar Pradesh. The paper published, they are using waste plastic. I know that 1 year before I requested to Honorable Environment Minister to giving permission for import of used tire, because we want to use it, that rubber powder into bitumen, that is rubberized bitumen. It's making good quality of road. We can use plastic. There is a lot of new innovation by which we can use waste material in the road construction, and we will protect the ecology and environment. The three important pillars of the Indian society, one is ethics, economy, ecology and environment. We have to protect the ecology and environment. I am guilty conscious. The road sector is contributing 40% of air pollution in the country. We are importing the fossil fuel of 17 lakh crores. We are making good roads. People are purchasing cars. I never understand. The Indian people have got a successful technology they have. Every time the population is increased and every time the automobile number is increased. We cannot stop it. We are making good roads. Now it is easy that from Mumbai to Delhi it's in 12 hours. Delhi to Dehradun 2 hours. Delhi to Haridwar 2 hours. Delhi to Jaipur 2 hours. Even Lucknow to Kanpur in half hour. Then we are making Delhi to Jaipur an hour, making lot of green highways. And that is the reason that automobile industry is going to increase. The volume of automobile industry is 7.5 lakh crores. Because I am also responsible for that as a minister. We have export of 3.5 lakh crores. And this is the industry which creates maximum employment potential, 4 crore jobs. This is the industry which is giving maximum GST to state government and central government. But at the same time, this is unfortunate that we have to import the fossil fuel of 17 lakh crores. I am trying from 2004 as a mission to convert this into diversification of agriculture towards energy and power sector. We are encouraging people for green hydrogen, ethanol, methanol, bio-LNG, bio-CNG and electric. My dream is to make e-highway. We are trying to make e-highway from Delhi to Jaipur. Now, in the next month, I am going to launch electric truck. I have got the car on green hydrogen. And 1 kg of hydrogen, my dream is to cost will become up to $1, 80 rupees per kg. And that can run up to 450 kilometers. I am now only using electric car. When I was talking about electric car and scooter, no one was ready to believe me. Today, there is a waiting list for electric car and people are coming to me that give the recommendation that we will get the car. 1 year waiting list for that. Electric is indigenous fuel. So import substitute cost effective, pollution free and indigenous. It is not the subject concerned with you. But we need to convert our transport system. योगी जी मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा. अभी मैंने मुंबई में डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को लॉन्च किया. अब इलेक्ट्रिक बस अगर चलती है नॉन एसी, भारत सरकार ने 5,500 बसेस का टेंडर निकाला. मिश्रा जी थे तभी उन्होंने इसकी शुरुआत की है. और अभी ये 5,500 बसेस में जो टेंडर आया, नॉन एसी बस का टेंडर आया 39 रुपीस पर किलोमीटर और एसी बस का, इलेक्ट्रिक बस का टेंडर आया 41 रुपीस पर किलोमीटर. और डीजल की बस जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसकी कॉस्ट 100 रुपए पर किलोमीटर से कम नहीं है. मुंबई में बेस की बस जो चलती है वो 115 रुपए पर किलोमीटर है. और अगर हम आज का टिकट रेट जो है डीजल बस का,
अभी तो मुझे मालूम नहीं, पर ऐसा सुनते थे पहले कि टब पर भी लोग बैठते थे बस में। तो ये इलेक्ट्रिक बस अगर आपने लाई तो टिकट रेट 25% कम करके भी यूपी की पूरी जनता को एसी बस में भी आपने घुमाया। तो 1 रुपया सरकार का न डालते हुए लंदन ट्रांसपोर्ट के मॉडल को आपने लाया, तो उत्तर प्रदेश का पोल्यूशन भी कम होगा और लोगों को भी कंफर्ट मिलेगा। अभी आप इथेनॉल तैयार करते हो, मैं तो 2004 से बोलता था। 11 तारीख को मेरे घर पर टोयोटो की गाड़ी है कैमरी, फ्लेक्स इंजन, वो लॉन्च हो रही है 100% बायो इथेनॉल पर, जो आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आप तैयार करते हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से पेट्रोल और डीजल को बिल्कुल समाप्त कर दो, बॉर्डर के बाहर निकाल दो, और इससे किसान भी समृद्ध बनेंगे। मैं 3 चीनी मिलें चलाता हूँ, इथेनॉल तैयार करता हूँ, मेरा ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर है। अभी आपने परली जो है आपके यहाँ सहारनपुर और यहाँ होती है, जलाते हैं, जिसमें पंजाब हरियाणा की परली से हमारे दिल्ली में पोल्यूशन होता है। ये इंडियन ऑयल वालों ने, हम लोग पीछे लगे तो प्राच की टेक्नोलॉजी आई और 1 लाख लीटर बायो इथेनॉल परली से तैयार होता है और 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है। हमारे देश में 50 लाख टन बिटुमिन होता है और 30 लाख टन बिटुमिन हम इंपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों की परली जो जलाते हैं, उससे अगर बिटुमिन तैयार होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें बिटुमिन इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। The most important thing for the Atmanirbhar Bharat is we have to reduce our import and increase our export. That is the way by which we can going to create more employment potential in the country in the rural and agriculture area. We have 124 districts which are socially, economically, educationally backward, and we are calling them aspirant districts. And our duty is to create jobs and to create them opportunity into the backward area of the country, the agriculture, rural, tribal, the forest area, and where we can make this biofuel. I am really happy that our industry, our construction industry is doing excellent jobs. Sometime as a minister, many times I am getting lot of thanks from the people, but that is not only my credit. I always telling to the people that when A person works A square and B person works B square, the total work is A square plus B square. But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B bracket में square, उसका जवाब आता है A square plus B square plus twice AB. And that is a proven mathematics. So this is your credit. Because I am a minister, that's the reason people are giving me the credit. I am not an engineer. There is a misimpression about me that I am an engineer. Actually, in my matric, I was politically very active. As a student leader, I can't get admission for engineering college because my percentage was 49%, and minimum percentage required for engineering was 50%. And now we have 6 world record. But I received 2 deletes. One is for agriculture science, not for road construction. And today I received 1 delete from Dr. Babasaheb Ambedkar University, Aurangabad. But that is 3, my deletes are only for agriculture, not for road construction. But I got opportunity to construct express highways, flyovers, bridges and tunnels. It becomes my passion. And I always remembering the word of American President John Kennedy, that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. And already I promised Yogi ji that before end of 24, we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. It is only with your cooperation. We need to have more cooperation, coordination and communication between the stakeholders. We need transparent system, fast-track decision-making process, corruption-free system, quality, 101% commitment with the quality,
we need to reduce the cost of construction and improve the quality of construction. We can make miracles. You have got the potential. But the problem is that the ownership is very important. Without ownership, you cannot do anything. The commitment for your cause, commitment for your mission is equally important. And I feel that that is the potential which you have. On the basis of that, in next few years, we have got a lot of good responsibility, because the dream of the Prime Minister is to make our economy number one in the world. Presently, our number is 5th. And our aim is to make Indian economy number one in the world. We have got the potential. For that reason, we need good infrastructure. Water, power, transport, communication, metros, everything, shipping, ports, inland waterways, e-highways, everything. And that is exactly the role of Vishwakarma, is your role. कभी कभी काम करने से भी बड़ी खुशी होती है, और वो जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये कॉन्फ्रेंस में जो नए इनोवेशंस है, रिसर्च है, उसको स्वीकार करो, पॉजिटिविटी रखो. कभी कभी हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करता तो मैं बोलता हूँ नोटिस दो, फिर मैं बोलता इसको डांटो, फिर आया कभी मेरे पास आता तो मैं कभी कभी बहुत नाराज भी होता हूँ, गाली गलौज भी करता हूँ, बोलता ठोकूंगा तुमको, फिर कभी फिर काम करने लगाता हूँ. मैं जब मंत्री बना तो मेरे पास 485 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे. पूरा सेक्टर बंद पड़ा था. रोज रात को 10 बजे से रात को 12 बजे तक बैंकर्स, अधिकारी बैठ के हम निकाल के वे आउट निकालते थे. तो लोग पूछते थे कैसा हुआ? पॉजिटिविटी, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. और आप ये ओनरशिप लेंगे तो पक्का होगा. मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि यहाँ के रिसर्च और अच्छी बातों को लेकर आप जाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए. सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में मत रखिए. हमारे यहाँ बहुत रिसर्च होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन करती वो बस बंद करती, कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं, कोई पढ़े नहीं, बंद करो. उपयोग क्या है उसका? अगर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च जो सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है वो अगर आम इसके लिए नहीं आएगी तो इसका उपयोग क्या होगा? तो मुझे लगता है कि ये IRC इसके लिए बहुत उपयोगी होगी. बहुत कुछ बोलना है पर समय हुआ है, पर मैं आया हूँ तो यूपी के लिए मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस किया है कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड 2024 समाप्त होने के पहले उत्तर प्रदेश में करूँगा. तो आज मैं आते आते ही मैंने आज 8,000 करोड़ रुपए आपको देकर जा रहा हूँ. ये प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं. शाहाबाद बाईपास, हरदोई बाईपास 1212 करोड़ का, शाहजहाँपुर बाईपास से शाहाबाद बाईपास 35 किलोमीटर 950 करोड़ का, मुरादाबाद ठाकुरद्वारा काशीपुर 2007 करोड़ का, गाजीपुर बलिया 1708 करोड़ रुपए का. और मैं आज ही हमारे जो ROB की बात आदरणीय मंत्री जी ने की थी, उसमें 13 ROB 1,000 करोड़ रुपए के मंजूर कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए. तो ये 7,000 करोड़ रुपए ये मैंने योगी जी कल ही नागपुर में ही फाइल पर ये तीनों सभी फाइल पर साइन किए. मैं दिल्ली नहीं था सप्ताह भर, पर यह शुरुआत है. ये केवल न्यूज़ रील है और सही फिल्म शुरू होना बाकी है. तो आप चिंता मत करिए. दूसरा भी एक मॉडल है कि पैसे की कोई कमी नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, पैसे की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमी है. हमारे इतना पैसा मिलता है NHI में, लोग लाइन लगा के 3-3 बैंकों के चेयरमैन बोलते हैं हमारा पैसा लो, हमारा पैसा. बोलते तुम्हारा नहीं, इसका लेंगे. इतने पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है. पैसे देने वाले हैं, काम करने वालों की जरूरत है. और अगर आप लोग करेंगे तो अभी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के सामने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, सोमनाथन करके फाइनेंस सेक्रेटरी जी का. और उनके प्रेजेंटेशन में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही. उन्होंने कहा कि छोटे छोटे लेवल पर PPP, BOT, NUT ये करना चाहिए. योगी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं जब वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो मैंने मथुरा में एक BOT में पानी शुद्धिकरण का प्रोजेक्ट किया है. वो मथुरा का 80 MLD स्लज जो था उसको शुद्ध करके, शुद्ध पानी में तैयार करके वो इंडियन ऑयल रिफाइनरी को मथुरा को दिया जाता है. और वो प्रोजेक्ट अब पूरा हो गया. 20 करोड़ रुपए
इंडियन ऑयल रिफाइनरी उनको देती है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और केवल 40% गवर्नमेंट ने पैसा दिया, 60% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सभी में बीओटी संभव है। और मुझे ये भाग्य मिला कि देश का पहला बीओटी प्रोजेक्ट शुरू करने का। तब मैं, अपोजिशन पार्टी ने मुझे पूछा था कि भाई तुम ये रोड अगर सब बीओटी पे कर रहे हो तो सरकार भी क्यों नहीं बीओटी पे देते हो। तब बड़ा क्रिटिसिज्म होता था। पर हमारे देश की ग्रोथ रेट को अगर बढ़ाना है तो पैसे की कमी है, और इसलिए पैसे का उपयोग अगर नियोजन ठीक प्रकार से होता है तो हम बहुत काम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो बात योगी जी ने कही कि रोड इंजीनियरिंग की बात कही, आप जरूर हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करूँ। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था पुलिस प्रोटेक्शन में, रेड लाइट कार में, 4 जगह पैर टूटा है मेरा परिवार उसमें पड़ा था। मैंने ये भुगत चुका हूँ। मैं जिस परिवार के लोग मर जाते हैं उनकी हालत क्या होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। हर साल देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है, और 18 से 24 वयोवर्ग के 60% लोग मरते हैं। यंग लड़की, इंजीनियर, डॉक्टर मर जाती है। ये अच्छा नहीं है। कोविड में नहीं मिले मरते, उससे भी ज्यादा मर रहे हैं। और मैं आपको माफ करो, हाथ जोड़कर बताता हूं कि आपका डीपीआर बनाने में बहुत गलतियां होती है। मैंने खुद मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, उसमें एक प्राइवेट एनजीओ ने उसमें 70 गलतियां निकाली और मैंने उसको स्वीकार किया। और अभी एक एक हमारे रोड पर हम उसका जो रोड सेफ्टी ऑडिट कर रहे हैं तो हमारे काम में एक एक जगह 50-50, 60-60 बातें सुधारने की आवश्यकता पड़ रही है। मेरा आपको हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ये रोड इंजीनियरिंग, इसमें कोई 100% परफेक्शन लाइए। ये बात गलत है कि अगर हम कम रोड बनाएंगे, पर कभी भी परफेक्शन होना चाहिए। 101% परफेक्शन इज द बेसिक स्ट्रेंथ फॉर एवरी फील्ड। मैं 8 दिन पहले मर्सिडीज की इलेक्ट्रिक कार को मैंने लॉन्च किया। मर्सिडीज का वर्ल्ड प्रेसिडेंट मेरे साथ था, मुझे रहा नहीं गया। मैंने जर्मन ऐसा देश देखा है कि जो 101% परफेक्शन, उनकी कोई भी मशीन उठाओ, कोई भी कार उठाओ, 101% परफेक्शन। और 12वीं के बाद वो एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में स्पेशलाइज करता है 6 साल। इतना परफेक्शन है। क्या हम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे में एबिलिटी नहीं है? क्या हमारी आईआईटी, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज कोई कम क्वालिटी की है? क्या हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कम है? कहीं ना कहीं आप तय करो कि क्वालिटी अच्छी बनाएंगे। मैं जब 95 में मंत्री था, मेरे शहर में मैंने कम से कम 350 किलोमीटर कंक्रीट रोड बनाया। आज 24 साल हुए योगी जी, एक गड्ढा नहीं है। मुंबई पुणे हाईवे पे गड्ढा नहीं है। अभी नई टेक्नोलॉजी आई, हर बार हम डामर के रोड बनाते हैं, हर 3 साल के बाद सब खुश, फिर से रोड दुरुस्ती करो, फिर रिपेयर करो, इसी में पैसा जाता है। हम केवल 6 इंच का सीमेंट कंक्रीट का व्हाइट टॉपिंग कर देंगे तो 25 साल तक मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें रिसर्च करिए, अभी काफी प्रयोग हो रहे हैं। टू सेव मनी इज टू अर्न मनी। हर साल मेंटेनेंस का बजट बढ़ाने में क्या मतलब है? मेंटेनेंस 25 साल तक नहीं होना चाहिए। और इसलिए आने वाले समय में एक एक पैसे का उपयोग हम देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कैसे करें। आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना, हमारे देश को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड पैरामीटर्स पर कैसे पहुंचाए और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में सुधार करके, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करके हम इस देश को, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने संकल्प किया तो ये निश्चित रूप से पूरा होगा। इसी बात की प्रेरणा लेकर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, इसको आपको यहाँ से मिलेगा। आप जरूर इस काम में यशस्वी होंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने भव्य आयोजन करने में जो सहायता की है उसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूं। और आप सबके जीवन में आपके हाथ से ऐसा ही अच्छा काम होता रहेगा, इसी विश्वास के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय
Thank you so much, sir, for those kind words of motivation. Truly, your words have inspired one and all. And it is absolutely right to say that the road to progress for the entire country passes via Uttar Pradesh. And Uttar Pradesh today is truly, truly indebted with your presence. So thank you so much for joining us today. Let's have a big round of applause, ladies and gentlemen, for infusing a great zeal and enthusiasm in our hearts. Thank you once again. और इसी कड़ी में मैं विनम्र निवेदन करती हूँ माननीय राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार श्री ब्रिजेश सिंह जी